कक्षा 6 में आपने पादपों पौधों से प्राप्त होने वाले कुछ रेशम फाइबरों के बारे में पढ़ा था। आपने यह भी पढ़ा था कि ऊन और रेशम के रेशों जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशे को जांतव रेशे कहते हैं। उनके रेशो फाइबर भेड़ अथवा याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। रेशम के फाइबर रेशम कीट के कोषों से प्राप्त होते हैं। क्या आप जानते हैं कि भेड़ के शरीर के किस भाग से फाइबर मिलता है? क्या आप जानते हैं कि इन रेशों को ऊन में कैसे परिवर्तित किया जाता है, जिन्हें हम स्वेटर बुनने के लिए बाजार से खरीदते हैं? क्या आपको जानकारी है कि रेशम के फाइबर से रेशम कैसे बनाया जाता है, जिनसे साड़ियाँ बुनी जाती हैं? इस अध्याय में हम ऐसे कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। जांतव रेशों और उनके ऊन एंड रेशम। ऊन भेड़, बकरी, याक और कुछ अन्य जंतुओं से ऊन प्राप्त किया जाती है। ऊन प्रदान करने वाले इन जंतुओं के शरीर बाल से ढके होते हैं। क्या आप जानते हैं कि इन जंतुओं के आवरण पर बालों की मोटी परत क्यों होती है? बालों के बीच अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है। वायु ऊष्मा की कुचालक है, जैसा कि आप अध्याय 4 में पढ़ेंगे। अतः बाल इन जंतुओं को गर्म रखते हैं। इन रेशेदार रेशों से प्राप्त की जाती हैं। अपने शरीर, बाहों और सिर के बालों को छूकर अनुभव कीजिए। क्या आपको उनमें कोई अंतर लगता है? कौन से बाल मोटे और रूखे प्रतीत होते हैं तथा कौन से मुलायम? हमारी तरह भेड़ की रेशेदार त्वचा पर दो प्रकार की रेशे होती हैं: दाढ़ी वाले रुख बाल और त्वचा के निकट अवस्थित तंतुरूपी मुलायम बाल। तंतुरूपी बाल ऊन बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं। भेड़ों की कुछ नस्लों में केवल तंतुरूपी मुलायम बाल ही होते हैं। इनके जनकों का विशेष रूप से ऐसी भेड़ों को जन्म देने के लिए चयन किया जाता है जिनके शरीर पर सिर्फ मुलायम बाल हों। तंतुरूपी मुलायम बाल जैसे विशेष गुणयुक्त भेड़ उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की यह प्रक्रिया वर्णनात्मक प्रजनन कहलाती है। घने बाल वाली भेड़। ऊन प्रदान करने वाले जंतु। हमारे देश के विभिन्न भागों में भेड़ की अनेक नस्लें पाई जाती हैं। यद्यपि भेड़ों की ऊन ही ऊन का एकमात्र स्रोत नहीं है, फिर भी बाजार में सामान्य रूप से उपलब्ध ऊन भेड़ की ऊन ही होती है। याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। बकरी के बाल से भी ऊन प्राप्त किया जाती है। अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरी से प्राप्त किया जाता है, जो जम्मू एंड कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। कश्मीरी बकरियों की त्वचा के निकट मुलायम बाल फर होते हैं। इनसे बेहतरीन शालें बनाई जाती है, जिन्हें पश्मीना शालें कहते हैं। अंगोरा बकरी। ऊंट के शरीर के बालों का उपयोग भी ऊन के रूप में किया जाता है। ऊंट। दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और एल्पेका से भी ऊन प्राप्त किया जाता है। उन जंतुओं के चित्र कीजिए जिनसे बाल का उपयोग ऊन के रूप में किया जाता है, उन्हें अपनी स्क्रैप पुस्तिका में चिपकाइए। यदि आप चित्र प्राप्त नहीं कर पाए तो इस पुस्तक में दिए गए चित्र को देखकर उन्हें बनाने का प्रयास कीजिए। अपनी क्षेत्रीय और देश की अन्य भाषाओं में भेड़, बकरी, ऊंट और याक जिस नाम से जानते हैं उनका पता लगाने का प्रयास कीजिए।
भारत और विश्व के मानचित्र लीजिए। मानचित्र पर उन स्थानों को चित्रित कीजिए जहाँ वे जंतु पाए जाते हैं जिनसे ऊन प्राप्त होती हैं। ऊन प्रदान करने वाली प्रत्येक किस्म के जंतुओं के स्थान को दर्शाने के लिए विभिन्न रंगों का उपयोग किया जाता है। ऊन रेशों से ऊन तक ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ को पाला जाता है। उनके बालों को काटकर और फिर उन्हें संसाधित करके ऊन बनाई जाती है। आइए हम इस प्रक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त करें। भेड़ पालना और प्रजनन। यदि आप जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों तथा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात के मैदानों की यात्रा करें तो आप गड़ेरियों को भेड़ों की झुंड को चराने के लिए ले जाते हुए देख सकते हैं। भेड़ शाकाहारी होती हैं और वह घास और पत्तियां पसंद करती हैं। भेड़ पालक पालने वाला उन्हें हरे चारे के अतिरिक्त दाल, मक्का, ज्वार, खली, बीज में से तेल निकालने के बाद बचा पदार्थ और खनिज भी खिलाते हैं। सर्दियों में भेड़ को घरों के अंदर रखा जाता है और उन्हें पत्तियां, अनाज, सूखा चारा खिलाया जाता है। हमारे देश के अनेक भागों में भेड़ को ऊन के लिए पाला जाता है। सारणी 3.1 में भेड़ के कुछ नस्लों को दिया गया है जिन्हें हमारे देश ऊन उत्पादों को पाला जाता है। में उनमें प्राप्त होने वाली ऊन की गुण और गठन को भी दिखाया गया है। भेड़ की कुछ नस्लों के शरीर पर बालों की घनी परतें होती हैं जिनसे बड़ी मात्रा में अच्छा गुणवत्ता की ऊन प्राप्त होती है। जैसा कि आप पहले बताया गया है, इन भेड़ों को वर्णात्मक प्रजनन द्वारा उत्पन्न किया जाता है जिनमें से एक जनक किसी अच्छी नस्ल की भेड़ होती है। जब पाली गई भेड़ की शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है तो ऊन प्राप्त करने के लिए बाल को काट लिया जाता है। रेशम को ऊन से संसाधित करना, स्वेटर बुनना अथवा शाल बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊन की एक लंबी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त उत्पाद होती है जिसमें निम्न चरण होते हैं। पहला चरण, एक भेड़ के बालों की त्वचा की पतली परत को साथ शरीर से उतार लिया जाता है। यह प्रक्रिया ऊन की कटाई कहलाती है। भेड़ के बाल उतारने के लिए उसी प्रकार की मशीन का उपयोग किया जाता है जैसे कि नाई बाल काटने में करता है। भेड़ की कुछ नस्लें लोही, अच्छी गुणवत्ता की ऊन राजस्थान, पंजाब में पाई जाती है। रामपुर बुसयार भूरी ऊन उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। नाली या नली गलीचे की ऊन राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। खरवाल ऊनी शालों के लिए जम्मू एंड कश्मीर। मारवाड़ी मोटी या रुछ ऊन के गुजरात। पटनावाड़ी होजरी के लिए गुजरात। बूझो को आश्चर्य होता है कि जब कोई उसके बाल को खींचता है तो दर्द होता है, परंतु जब वो बाल कटवाता है तब दर्द नहीं होता है। ऐसा क्यों? के लिए प्रयुक्त की जाती है। सामान्यतः बालों को गर्मी के मौसम में काटा जाता है ताकि भेड़ बाल की सुरक्षात्मक आवरण के न रहने पर भी जीवित रह सकें। बाल ऊनी रेशे प्रदान करते हैं। इन्हीं रेशों को संसाधित करके ऊन का धागा बनाया जाता है। ऊन उतारने के दौरान भेड़ को किसी विशेष कष्ट नहीं होता है, जैसा कि आप अपने बाल कटवाने अथवा अपने पिताजी की दाढ़ी बनाने में नहीं होता। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों? त्वचा की सबसे ऊपरी वाली परत अधिकांश मृत कोशिका से बनी होती है। साथ ही भेड़ के बाल फिर से उग आते हैं जैसा आपको उग जाते हैं। दूसरी त्वचा चरण 2 में त्वचा सहित उतारे गए बाल को टिक्कियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है जिससे उसकी भेड़ का बाल उतारना, टंकियों में अभिमार्जन करना, टंकियों में मशीनों द्वारा अभिमार्जन करना, ऊन का धागा बनाया जाता है। भेड़ को की ऊन के रेशों से संसाधित करके विभिन्न चरणों में बनाई जाती हैं। उनके रेशों में परिवर्तित करने की प्रक्रम निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया गया है। उनकी कटाई, मार्जन, छटाई, भर की छटाई, रंगाई, रीलिंग।
व्यावसायिक ऊन उद्योग हमारे देश में अनेक व्यक्तियों के लिए जीवन का एक महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन छटाई करने वाले कार्य जोखिम भरा होता है, क्योंकि कभी कभी वे एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं, जो घातक रक्त रोग का कारक होता है, जिसे शोटर्स रोग कहते हैं। किसी भी उद्योग में कारीगरों द्वारा ऐसे जोखिम को झेलना व्यावसायिक संकट होता है। चिकनाई, धूल और गर्द निकल जाए, इस यह प्रक्रम अभिमार्जक कहलाता है। आजकल अभिमार्जक मशीनों द्वारा किया जाता है। चरण 3 अभिमार्जक के बाद छटाई की जाती है। रोलिंग अथवा रेहेदार बालों को कारखाने में भेज दिया जाता है, जहां विभिन्न चरणों वाले बालों की छांटाई और या पृथक किया जाता है। चरण 4 अगले चरण में बालों को सुखाया जाता है, परंतु इसमें से पहले बालों में से छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों को छांट लिया जाता है, जो बर कहलाते हैं। ये वही बर होते हैं जो कभी कभी अपने स्वेटर पर एकत्रित हो जाते हैं। इसके पश्चात रेशों को पुनः अभिमार्जक करके उन्हें सुखा लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त उत्पाद ही धागों के रूप में काटे जाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। काटे जाने के लिए उपयुक्त ऊन होती है। चरण 5 रेशों के विभिन्न रंगों से रंगाई की जाती है, क्योंकि भेड़ अथवा बकरियों की समानता ऊन काली, भूरी अथवा सफ़ेद होती है। अंतिम चरण को रीलिंग कहते हैं। जब रेशे को सीधा करके सुलझाया जाता है तो फिर लपेटकर ऊन का धागा बनाया जाता है। लंबे रेशों को काटकर स्वेटर की ऊन के रूप में बुझो। यह जानने की उत्सुक है कि सर्दियों में सूती कपड़े अपने उतना ही गर्म क्यों नहीं कर पाते जितना कि स्वेटर रखते हैं। अपेक्षाकृत छोटी रेशों को काटकर ऊनी वस्त्र बुनने में उपयोग किया जाता है। अपने सहपाठी के साथ इस विषय पर चर्चा कीजिए कि क्या मनुष्य के लिए भेड़ को पालना और फिर ऊन प्राप्त करने के लिए बाल को उतारना उचित है। रेशम या सिल्क के रेशे भी जानतो रेशे होते हैं। रेशम के कीड़े रेशम के फाइबर से बनते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम की कीट को पालना रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर कहलाता है। अपने माताजी, चाचाजी, दादी माँ से विभिन्न प्रकार की रेशम तथा रेशम साड़ियों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। विभिन्न प्रकार की रेशम की सूचीबद्ध कीजिए। इससे पहले कि हम रेशम प्राप्त करने के प्रक्रम पर चर्चा करें, रेशम के कीट की जीवन चक्र के बारे में जानने आवश्यक है। रेशम कीट का जीवन चक्र मादा रेशम कीट अंडे देती हैं, जिससे लार्वा निकलते हैं, जो कैटरपिलर, इल्ली या रेशम कीट कहलाते हैं। ये आकार में वृद्धि करते हैं। जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए भारत में रेशम उत्पादन से संबंधित विभिन्न प्रकार के उद्योग महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। रेशम कीट के पालना, कोकून में से रेशम को निकालने और कच्चे रेशम के वस्त्र निर्माण आदि कार्यों के अधिकतम महिलाओं द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। अपने उद्योग द्वारा राष्ट्र के उत्पादित में योगदान देती हैं। रेशम उत्पादक में चीन विश्व के पहले स्थान पर है। भारत के प्रमुख रेशम उत्पादक देश में गिना जाता है। रेशम तैयार होता है। यह पुपा कोशित कहलाते हैं, जो अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लेते हैं। यह जाल उस अपने स्थान से बने रहने में सहायता करता है। फिर यह अंग्रेजी संख्या 8 के रूप में अपनी सिर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाते हैं। फिर सिर की इसी गति के समय कैटरपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करते हैं, जो कठोर होकर सूखकर रेशम की रेशें बन जाती हैं। जल्दी ही कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह से रेशम के रेशों में ढक लेता है और पुपा बन जाता है। यह आवरण कोकून कहलाता है। कीट का इसके आगे का विकास कोकून के भीतर होता है। रेशम के धागों के उपयोग रेशम के वस्त्र बुनने के लिए किया जाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि रेशम के मृदु रेशा सूत्र स्टील की तार मजबूत होता है। नर मादा वयस्क कीट, शहतूत की पत्तियों पर अंडे, रेशम कीट कोकून की विकासशील कीट रेशम ए से एफ तक रेशम के कीटों का जीवन चक्र
रेशम का धागा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त रेशों से तैयार किया जाता है। रेशम कीट अनेक किस्म के होते हैं जो एक दूसरे से काफ़ी अलग दिखाई देते हैं। उनमें प्राप्त होने वाले रेशम की धागा गठन अर्थात रुचिता, चिकनाहट, चमक आदि से भिन्न होते हैं। अतः टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम तथा अन्य प्रकार की रेशम विभिन्न किस्मों के रेशम कीटों द्वारा काटे गए कोकून से प्राप्त किए जाते हैं। इससे सबसे सामान्यतः रेशम कीट शहतूत रेशम कीट है। इस कीट के कोकून से प्राप्त होने वाले रेशम फाइबर मृदु, चमकदार और लचीला होते हैं तथा इसे मृदु सुंदर रंगों से रंगा जाता है। रेशम कीट पालना अथवा रेशम कीटों का संवर्धन भारत का बहुत प्रचलित व्यवसाय है। भारत व्यावसायिक स्तर पर बहुत अधिक रेशम का उत्पादन करता है। विभिन्न प्रकार के रेशम वस्तुओं के टुकड़े एकत्रित कीजिए और उन्हें अपनी स्क्रैप पुस्तिका में चिपकाइए। आपको ये दर्जी की दुकान में व्यर्थ कतरनों की ढेर में मिल सकती हैं। अपनी माताजी, चाची एवं शिक्षिका की सहायता से विभिन्न किस्मों के रेशम, शहतूत रेशम, टसर रेशम, एरी रेशम, मूंगा रेशम आदि की पहचान कीजिए। रेशम के इन टुकड़ों का गठन बनावट की तुलना कृत्रिम रेशम के टुकड़ों से कीजिए जो संश्लेषित रेशों से निर्मित होते हैं। उन रेशों के कीटों की एकत्रित करने का प्रयास कीजिए जिनमें कैटरपिलर विभिन्न प्रकार के रेशम प्रदान करते हैं। किसी कृत्रिम संश्लेषित रेशम और शुद्ध रेशम का एक एक धागा लीजिए। इन धागों को सावधानी से जलाइए। क्या आप उनके जलते समय उत्पन्न धागों में कोई अंतर महसूस हुआ? अब सावधानी से ऊन के एक धागे को जलाइए जिसे जलने में गंध कृत्रिम रेशम के जलने जैसी है जो अथवा शुद्ध रेशम जैसी। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों? यह जानने के लिए रेशम कीट के जीवन चक्र में कोकून कब आती है क्रियाकलाप करने का प्रयास कीजिए। फोटो प्रतिलिपि लीजिए। रेशम कीट के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं को चित्र काट लीजिए और प्रत्येक को गत्ते अथवा चार्ट पेपर पर अलग अलग चिपका लीजिए। आप इन चित्रों को आपस में मिला लीजिए। अब चित्रों के जीवन चक्र की अवस्था का सही क्रम में लगाने के प्रयास कीजिए। जो कोई भी सबसे जल्दी ऐसा कर लेगा वो विजेता होगा। आप अपने शब्दों में रेशम कीट के जीवन चक्र की वर्णन भी कर सकते हैं। इसे अपनी स्क्रैप पुस्तिका में लिखिए। मादा रेशम कीट और थ्रोन्स के अंडे, शहतूत की पत्तियों को काटते हुए लार्वा, कैटरपिलर रेशम किर्म, शहतूत का वृक्ष, रेशम क्रीम पालना, शहतूत की पत्ती, कोकून से रेशम तक। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट को पाला जाता है और उनमें कोकून को एकत्रित करके रेशम फाइबर प्राप्त कर लिए। रेशम कीट पालना। कोई मादा रेशम कीट एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। अंडे को सावधानी से कपड़े की पट्टियों अथवा कागज पर संग्रहित करके रेशम कीट को बेचा जाता है। ये पालक किसान अंडे के स्वास्थ्यकारक स्थितियों में उचित ताप और आर्द्रता के अनुकूल स्थितियों में रखते हैं। अंडों की उपयुक्त ताप तक गर्म किया रखा जाता है जिसमें अंडे में से लार्वा निकल आए। यह तब किया जाता है जब शहतूत के वृक्षों पर नई पत्तियां आती हैं। लार्वा जो कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कहलाते हैं दिन रात खाते रहते हैं और अमाप साइज से काफ़ी बड़ी हो जाती हैं। लार्वा की शहतूत की ताजी कटी पत्तियों के साथ बांस की स्विच ट्रे में रखा जाता है। 25 से 30 दिन के बाद रेशम की खोज का यथार्थ समय संभवतः अज्ञात है। एक प्राचीन चीन की किंवदंतियों के अनुसार सम्राट हुआंगटी ने सामग्री लुंगची से अपने बगीचे में उगाने वाले शहतूत के वृक्षों की पत्तियों के क्षतिग्रस्त होने का कारण पता लगाने के लिए कहा था। सामग्री ने पाया कि सफ़ेद क्रीम शहतूत की पत्तियों को खा रहे थे। उन्होंने यह भी देखा कि क्रीम अपने इर्द गिर्द चमकदार कोकून बुन लेता है। संयोग में से एक कोकून उनकी चाय के प्याले में गिर गया और कोकून में से नाजुक धागे की गुच्छा पृथक हो गया। रेशम उद्योग चीन में आरंभ हुआ और सैकड़ों वर्षों तक इसे कड़ी पहरेदारी में गुप्त रखा गया।
बाद में यात्रियों व्यापारियों ने रेशम के अन्य देशों में प्रचलित किया। जिस मार्ग से उन्होंने यात्रा की थी उसे आज भी सिल्क रूट कहते हैं। कैटरपिलर खाना बंद कर देता है और कोकून बनने लिए बांस के छोटे छोटे कक्षों में चले जाते हैं। इससे ये ट्रे में छोटी रैंक या टहनियाँ रख दी जाती हैं जिससे कोकून जुट जाते हैं। कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कोकून बनते हैं जिसके भीतर प्यूपा विकसित होती है। रेशम के संसाधन रेशम फाइबर प्राप्त करने के लिए कोकून की बड़ी ढेर का उपयोग किया जाता है। वयस्क कीट में विकसित होने से पहले ही कोकून को धूप में रखा जाता है अथवा पानी में उबाला जाता है या भाप में रखा जाता है। इस प्रक्रम में रेशम के फाइबर पृथक हो जाते हैं। रेशम के उपयोग प्रमुख कोकून अभिमार्जक रेशम कीट कृत्रिम ऊन रेशम कीट पालना कैटरपिलर रीलिंग ऊन कटाई और संसाधन लिए कोकून में से रेशम निकालने के पश्चात उनमें से धागे बनाने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाती है। रीलिंग विशेष मशीन में की जाती है जो कोकून में से एक फाइबर या रेशम के को निकलती है। फिर रेशम के फाइबर की कताई की जाती है जिसमें रेशम के धागों प्राप्त हो जाते हैं। बुनकरों द्वारा रेशम के इन्हीं धागों से वस्त्र बुने जाते हैं। पहली जाननी चाहती है कि क्या कपास के धागे और रेशम के धागे की कताई और बुनने एक ही प्रकार से की जाती है? रेशम कीटों से रेशम तथा भेड़ बकरी या याक से ऊन प्राप्त की जाती है अतः रेशम और ऊन जातों रेशे हैं। ऊंट लामा और एल्पैका के बालों को भी ऊन प्राप्त करने के लिए संसाधित किया जाता है। भारत में अधिकतर भेड़ों को ऊन प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। भेड़ के रेशम शरीर से बाल को उतारकर पहले अभिमार्जक को छटाई की जाती है और फिर सुखाने के बाद उन्हें काट कर उनमें से ऊन प्राप्त किया जाता है। अपने जीवन चक्र में रेशम कीट रेशम के रेशों की कताई करके कोकून बनाते हैं। रेशम फाइबर प्रोटीन से बने होते हैं। कोकून से रेशम के रेशों को पृथक करके उनके संसाधन किया जाता है और फिर रेशम की धागा बनाया जाता है। इस प्रक्रम को रीलिंग कहते हैं। बुनने रेशम की धागों से रेशम की वस्त्र बुनना। भेड़ों की संख्या की दृष्टि से चीन और ऑस्ट्रेलिया के भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। यद्यपि न्यूजीलैंड को भेड़ में सबसे अच्छी ऊन प्राप्त होती है। न्यूजीलैंड की भेड़ों से सबसे अच्छी ऊन प्राप्त होती है।